गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, जिसमें हमारा सेशन चालू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीपैट के एक्सप्लेनेशन का। तो इसमें जो जीपैट 2024 है, उसके जो फार्माकोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके हम लोग क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड द अलाइड सब्जेक्ट्स में, मतलब सीधा हम लोग फार्मेक बोल देंगे, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स comprise, right? So which one of the following enzymes comprises the major part of enzyme link receptors, right? तो ये जो हमारे ह्यूमंस में जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं, उन एंजाइम लिंक रिसेप्टर का मेजर पार्ट इन चारों एंजाइम्स में से अब कौन सा होता है, ये हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो बेटा आप लोग बता सकते हो कि ये सीधा-सीधा ही फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन है। उसमें भी हम लोग देखते हैं इन द जनरल फार्माकोलॉजी, और जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं इन द रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। तो हमारा ये जब हमारे डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें हमारे जो टीचर्स हैं, इन्होंने डिटेल में पढ़ा के रखे वाला है। तो मैं बस उनका बस 1-2 स्लाइड में ओवरव्यू बता देता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले तो पता होने चाहिए हम लोगों को ह्यूमन्स में रिसेप्टर कौन से होते हैं, उन रिसेप्टर के टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स में एक जो आता है वो होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, उसके डिटेल क्या होते हैं, तब जाके हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें ये बताया गया है, या फिर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो रिसेप्टर होते हैं उनका सबसे पहला तो काम होता है दैट इज द रिकग्निशन। मतलब ये देर पहले सबसे फर्स्ट पहले स्टेप में होगा रिकग्निशन। मतलब हियर देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग विद द रिसेप्टर, राइट। तो जिसके वजह से कोई भी जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है वो कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद में ये नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मतलब जहाँ पे अल्टीमेट चेंज होता है बायोलॉजिकल फंक्शन बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग विच इज अटैच टू द पर्टिकुलर रिसेप्टर। ओके, तो इसी को बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, ये वो प्रोसेस होती है जिससे जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द सेल्स, ताकि जो सेल बाद में जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस हो पाए, राइट। तो ये सिंपल सी बात होती है रिसेप्टर के बारे में। फिर जो ट्रांसड्यूसर के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव डिवाइडेड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर। तो पहला जो होता है वो कहलाता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ओके। दूसरा होता है आयन चैनल रिसेप्टर। तीसरा है जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज द एंजाइम लिंक रिसेप्टर। और जो फोर्थ होता है दैट इज द जैक्सटेट रिसेप्टर। और जो पांचवा होगा वो कहलाता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो उसमें से जो सबसे पहला हम लोग जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोला जाता है, बस मैं और भी बता रहा हूँ आप लोगों को, उसका लोकेशन होता है सेल मेम्ब्रेन में। और इसका जो सिग्नल का ट्रांसडक्शन का मेथड होता है, ये जो है वो एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को। और उसके जो टिपिकल लिगेंड्स होते हैं, जैसे हम लोग देना एड्रेनालिन हो गया, या फिर जो ओडर वाला होते हैं वो कहलाते हैं, वो एक्ट करते हैं थ्रू द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। दूसरा जो टाइप होता है रिसेप्टर का वो कहलाता है आयन चैनल रिसेप्टर। ये भी सेल मेम्ब्रेन पे होता है। ये इसमें जो सिग्नल का ट्रांसडक्शन मेथड होता है दैट इज द ओपनिंग ऑफ द आयन पोर्स, ओके। फॉर एग्जांपल ये इसके लिए जो टिपिकल लिगैंड्स होते हैं दिस आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तीसरा जो होता है वो कहलाता है एंजाइम लिंक, ओके। ये भी प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन पे, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंजाइम एक्टिविटी, ओके। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, इसके टिपिकल जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ फैक्टर एंड द इंसुलिन। नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा जैक्सटेट रिसेप्टर। ये भी सेल मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन इसका जो ट्रांसडक्शन मेथड होता है
वो एक्टिवेट करता है स्टैट वाया द जैक, राइट? तो हमारे हमारे क्लास में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं बस उसको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके जो लिगैंड्स होते हैं वो होते हैं साइटोकाइन्स एंड द इंटरफेरॉन्स, एंड जो पांचवा टाइप होता है दैट इज द न्यूक्लियर रिसेप्टर, वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। बाकी सारे कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द सेल मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है इनसाइड सेल। तो इनसाइड सेल है तो ये एक्चुअल एज नेम इंडिकेट इट इज गोइंग टू रेगुलेट द डीएनए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो इसके लिए जो टिपिकल लिगैंड्स होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड द थायरोक्सिन। इसमें से हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो होता है हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर, राइट? तो इसका जो ट्रांसडक्शन का मेथड होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन का, दैट इज द डायरेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। अब अगर हम लोग देखेंगे ये जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं इनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देज आर द टाइप्स ऑफ द एंजाइम लिंक रिसेप्टर। एंजाइम लिंक रिसेप्टर के टाइप देख लेते हैं। पहला जो रिसेप्टर का टाइप होता है वो कहलाता है हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, राइट? तो यहाँ ओके, तो पहला वाला जो हमारा रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसमें जो एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व होता है वो होता है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज। ओके, जो कि फॉस्फोरिलेट कर देता है टायरोसिन को। और इसके अगर हम लोग देखेंगे कॉमन लिगेंड्स देखेंगे तो होते हैं इंसुलिन हो गया या फिर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है या फिर जो वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हो गए। और इनका बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं सेल ग्रोथ डिवीजन डिफरेंशिएशन। इतने तो आप लोगों को डिटेल में याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में देखते हैं। तो पहला वाला जो हमारा टाइप होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स का वो होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, जिसमें जो एसोसिएटेड जो एंजाइम होता है वो होता है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज। और इसके कॉमन लिगैंड ये हो गए हैं। दूसरा जो रिसेप्टर होता है वो कहलाता है हमारा रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो एसोसिएटेड जो एंजाइम्स होते हैं या फिर हम लोग बात करेंगे एसोसिएट एंजाइम की जो एक्टिविटी रहेगी वो एंजाइम की एक्टिविटी होती है फॉर द इंट्रिंसिक सेरिन और द थ्रियोनिन काइनेज। तो इसके लिए जो लिगैंड्स होते हैं ट्रांसफॉर्मिंग द ग्रोथ फैक्टर बीटा या फिर जो बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। ये इसकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती तो ये रिक्रूट करता है जैक काइनेज को। वे इसके लिए होते हैं साइटोकाइन्स ग्रोथ हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। और देन आता है रिसेप्टर ग्वानिलिल साइक्लेजेस। तो इसके लिए भी इसमें कौन रहेगा? इंट्रिंसिक ग्वानिलिल साइक्लेजेस जो कि कन्वर्ट करता है जीटीपी को सीजीएमपी में, राइट? और जो लास्ट वाला है दैट इज रिसेप्टर लाइक टायरोसिन फॉस्फेटेज। तो ये होता है हमारा इंट्रिंसिक टायरोसिन फॉस्फेटेज जो कि रिमूव करता है फॉस्फेट्स को फ्रॉम द टायरोसिन। और उसके लिए जो एक्चुअल लिगैंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे सेल एडिशन के मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों को इन सब में एक चीज देखने के लिए मिली वाली है, जस्ट मिनट। हाँ, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या देखा था? सबसे पहले रिसेप्टर क्या होते हैं वो देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था रिसेप्टर या फिर ट्रांसड्यूसर के जो मैकेनिज्म्स होते हैं। फिर उसमें का जो हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं उसके भी हम लोगों ने टाइप्स देखे, राइट? इसके बाद में फिर अगर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे तब हम लोगों को आंसर मिलता है कि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते उसमें कौन सा वाला था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी याद रखने की है? कौन सा था? कायरोसिन। सॉरी, दैट इज द टायरोसिन एंड द काइनेज, राइट? इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही वाला जो ऑप्शन आ जाएगा दैट ऑप्शन इज द रिसेप्टर विच इज द टायरोसिन काइनेज। तो क्योंकि ये फॉस्फेटेजेस तो नहीं है, ओके, हिस्टिडीन काइनेज भी नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसका
क्लियर कट अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस होते हैं, इसमें जब ये लिगैंड बाइंड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन को, तब ये जो रिसेप्टर होते हैं वो डायमराइज हो जाते हैं। रिसेप्टर डायमराइज अगर हो गए तो ये जो टायरोसिन रेसिड्यू होता है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है, और फॉस्फोराइलेशन जो फॉस्फोराइलेटेड जो टायरोसिन होता है वो एक्ट करता है एज अ डॉकिंग साइट, और जिसकी वजह से फिर जो सिग्नलिंग कैस्केड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बाकी के ऑप्शंस जो है वो सही क्यों नहीं है वो भी हम लोग देखेंगे। व्हाई अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेरीन एंड द थ्रियोनिन फॉस्फेटेज की, तो ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं, वो रिसेप्टर एंजाइम के टिपिकल डोमेन्स नहीं है। और जो हिस्टिडीन काइनेज होता है वो कॉमन रहता है इन द बैक्टीरिया, और वो ह्यूमंस में रेयर होते हैं, राइट। इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा टायरोसिन काइनेज। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है, द विल्सन्स डिसीज इज रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। हम लोगों को पहले ही पता है, अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो विल्सन जो डिसीज होता है वो इनहेरिटेड मतलब जेनेटिकली जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ड्यू टू accumulation in the brain, liver and other vital organs of, कौन सा यहाँ पे आप लोगों को कंपाउंड दिख रहा है, या फिर कौन से जो हमारे एलिमेंट होते हैं जिसके एक्यूमुलेशन की वजह से होता है विल्सन्स डिसीज। तो यहाँ से हम लोगों को लॉजिक लगाने वाली बात, क्या लॉजिक वाला तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ ये क्वेश्चन है सिंपली हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हम लोगों को विल्सन डिसीज क्या है वो पता ही होना चाहिए। तो विल्सन डिसीज वो इनहेरिटेड डिसीज होता है जिसमें जो कॉपर होता है वो एक्यूमुलेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। तो कौन सा वाला एलिमेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, कॉपर जो है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। उसकी वजह से फिर जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, सिम्टम्स होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाते हैं। कैसे, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो विल्सन्स डिसीज होता है, ओके, तो हमारा जो विल्सन्स डिसीज होता है, राइट। तो विल्सन डिसीज मतलब वो हमारा जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द कॉपर मेटाबॉलिज्म। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कॉपर का जो एक्सक्रीशन होता है, नॉर्मल एक्सक्रीशन वो हो नहीं पाता विल्सन्स डिसीज में, बिकॉज ऑफ द देयर इज म्यूटेशन इन द जीन, और उस जीन का नाम है ATP7B जीन। तो इन ATP7 जीन में की वजह में म्यूटेशन की वजह से जो नॉर्मली कॉपर का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए बॉडी में वो होता नहीं है। तो हम लोग पहले देखते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता क्या है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता क्या है कि जो कॉपर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द डाइट, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन द एसेरिलोप्लाज्मिन। उसके बाद में जो एक्सेस वाला होता है उसको एक्सक्रीट किया जाता है इन द बाइल। ये नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन अगर विल्सन्स डिसीज आ गया, तो विल्सन डिजीज डिसीज के कंडीशन में सबसे पहले तो हमारा ये ATP7B जीन जो होता है वो म्यूटेट हो जाएगा। वो म्यूटेट होने की वजह से जो कॉपर का एक्सक्रीशन होता है वो फेल हो जाता है। मतलब कॉपर का एक्सक्रीशन ही नहीं हो रहा, इसके वजह से कॉपर जो है वो एक्यूमुलेट होना चालू हो रहा है इन द लिवर, या फिर जो ब्रेन के बेसल गैंग्लिया या फिर कॉर्निया, जिसको एक्चुअली बोला जाता है केसर फ्लेशर रिंग्स बोला जाता है। अगर हम लोग इसके क्लिनिकल इफेक्ट देखेंगे, क्लिनिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो सीधा-सीधा हम लोग इसके सिम्पटम्स देखते हैं, तब हेपेटिक डिसफंक्शंस आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन से हेपेटिक डिसफंक्शंस आएँगे। तो किडनी के बारे लिवर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो देयर विल बी द येलोइंग ऑफ द स्किन, मतलब इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। डार्क यूरिन और द लाइट कलर स्टूल रहेगा। एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्रेन में डिपोजिशन होता है तो उसके वजह से मूड चेंजेस होते हैं, मसल स्टिफनेस होता है, ट्रेमर्स होते हैं, देन कोऑर्डिनेशन एंड द स्पीच डिफिकल्टीज आती है। आईज में अगर डिपोजिशन होता है
तो जो व्हाइट जो होते हैं आइस के वो इसका येलोइंग होता है और ये कॉपर कलर के जो रिंग्स होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं अराउंड द आइरिसेस। तो इसलिए ये वाला हमारा जो डिसीज़ होता है, इस डिसीज़ को हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिसीज़, राइट? तो ये हो गया जेनेटिक डिसीज़। उसके बाद में हम लोग देखेंगे व्हिच एंटीबायोटिक अंडरगो लाइट कैटालाइज्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये वाला ये देखना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से टाइप का है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नॉलेज बेस्ड तो बोल ही सकते हैं, लेकिन ये मोर इट विल गो फॉर द लॉजिक बेस्ड। ओके, तो हम सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच एंटीबायोटिक अंडरगोज लाइट कैटालाइज्ड ऑटो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही एज सच तो हम लोग इसका मतलब जिसको नॉलेज बेस्ड बोलने से बेस्ड है कि दोनों भी कंबाइन करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को चार टाइप की यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बताई गई है। एक होते हैं शुगर डिराइव्ड एंटीबायोटिक्स, दूसरे होते हैं पॉलिन एंटीबायोटिक्स, तीसरे होते हैं मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स एंड होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो चारों भी टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें कौन सी चीज की वजह से उनका जो डिग्रेडेशन होता है वो ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन में जो लाइट कैसे कैटालाइज ऑटो ऑक्सीडेशन होता है वो बेसिकली होता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स का। क्यों होता है पॉलिन एंटीबायोटिक्स का, तो उसके लिए हम लोगों को लॉजिक आप लोगों का कैसे चलना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना चाहिए व्हाट इज़ द ऑटो ऑक्सीडेशन। सो ये जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है ये फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है विद द ऑक्सीजन। ओके, और लाइट कैटालाइज का मतलब क्या है, इसमें जो लाइट होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा, ओके, मतलब यहाँ पे जो रेडिकल की चेन रिएक्शन हो रही है विद द ऑक्सीजन हो रही है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो मिल रही है लाइट से। इसलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है कि कौन से टाइप के क्लास के एंटीबॉडीज है जो कि केमिकली अनस्टेबल है इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड द ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होता है वो जो हमारा पॉलिन एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल रीजन है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पॉलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एम्फोटेरिसिन भी हो गया या फिर नेस्टेटिन हो गया, इनमें जो मल्टीपल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया है, ऐसे डबल बॉन्ड्स विच आर सेपरेटेड बाय द वन सिंगल बॉन्ड, तो उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अब ये जो कॉन्जुगेटेड वाला सिस्टम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, सेंसिटिव टू लाइट एज वेल एज इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। इसलिए जैसे ही लाइट वो इन पॉलीन एंटीबायोटिक के ऊपर गिरेगा, मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा, लाइट में होती है एनर्जी जिसकी वजह से ये चले जाते हैं ये दिस विल क्रिएट द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्सीजन और जिसकी वजह से फिर होता है डिग्रेडेशन। तो ये हमारा सिंपल सा रीजन होता है, इसकी वजह से सही आंसर होता है पॉलिन एंटीबायोटिक। तो फिर बाकी के भी तो देख ही लेते हैं, बाकी लोगों का क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन था वो था शुगर डिराइव्ड एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल एज नेम इंडिकेट अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, राइट। ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये जनरली स्टेबल पाउडर्स होते हैं, लेकिन उनका जो मेन स्टेबिलिटी इशू होता है वो होता है पीएच, राइट। मतलब ये बेसिक होते हैं एंड मतलब सीधा सीधा ही ये हमारे कौन से हो गए हैं, देज आर द अमीनो ग्लाइकोसाइड। शुगर है मतलब ये पीएच सेंसिटिव है एंड दे कैन अंडरगो द हाइड्रोलिसिस। ओके, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा होता है वो कहलाता है हमारा मैक्रोलिड एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन। तो मैक्रोलिड लाइट एंटीबायोटिक्स होते हैं वो यूजुअली लाइट के लिए स्टेबल होते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टू द एसिड्स। ओके, इसलिए जो इरिथ्रोमाइसिन होता है हम लोगों ने उसके एडीएमए में देखा होगा कि ये डिग्रेड हो जाता है इन द स्टमक, राइट।
और जो तीसरा वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो था हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बिल्कुल फेमस है पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम हमारा रिंग होता है, ये उसका इसको बोला जाता है अकिलिस हील, मतलब जो उसका सॉफ्ट पॉइंट होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का, वो होता है उसकी बीटा लैक्टम रिंग ही होती है। और वो एक्चुअली डिस्ट्रॉयड होता है बाय द वाटर एंड द हाइड्रोलाइसिस, या फिर एंजाइम फॉर एग्जांपल जैसा हमारा लैक्टेमेजेस हो गया, मतलब बीटा लैक्टेमेजेस एंजाइम्स होते हैं। तो टिपिकली ये लाइट एंड ऑक्सीजन से नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है दैट इज पॉलीन एंटीबायोटिक। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग विद देयर सॉरी फॉलोइंग डिसीजेस, डिसीजेस को फॉलो मैच करना है विद देयर टेस्ट ऑफ द डिटेक्शन। ये बिल्कुल सिंपल है। तो आप लोगों ने अगर किसी ने भी थोड़ी सी पढ़ाई की वाली होगी तो ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट कौन सी है? फेमस टेस्ट, दैट इज द मॉन्टॉक्स टेस्ट। एड्स के लिए सीधा है इलाइजा टेस्ट। ओके, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट होती है, और सिफिलिस के लिए फिर होती है कांस टेस्ट, राइट। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर रहेगा, राइट। ये हो गया सिफिलिस वाला, दैट इज द कांस टेस्ट। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो P का 3, ओके, उसके बाद में 2 का Q का 2, R का 4, मतलब ये आ गया हमारा सही ऑप्शन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी हो गई हमारी, वो होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट में हम लोग जो डिटेक्ट करते हैं वो होता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करती है जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है टू द ट्यूबरकुलिन। हम लोगों ने ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है या फिर जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, उसका हम लोगों ने लाइव क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें जो पॉजिटिव जो रिएक्शन होती है वो इंडिकेट करती है प्रायर एक्सपोजर और द इन्फेक्शन। तो ये हो गया रिगार्डिंग द मॉन्टॉक्स रिएक्शन। जो एड्स वाली जो टेस्ट होती है उस टेस्ट का नाम होता है इलाइजा। इलाइजा टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट करते हैं HIV एंटीबॉडीज आर द एंटीजन। तो इसलिए ये एलाइजा जो टेस्ट होती है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है फॉर द HIV इन्फेक्शन के लिए। फिर तीसरा होता है वो होता है सिफिलिस, सिफिलिस के लिए होती है कान्स टेस्ट। तो ये जो कान्स टेस्ट होती है, दिस इज नॉन ट्रेपोनेमल सीरोलॉजिकल टेस्ट, राइट। तो ये जो कांस टेस्ट होगा उसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेपोनेमा पैलिडो, दैट इज पैलिडम इन्फेक्शन। और जो लास्ट वाली है, दिस इज द लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट होती है। तो लेप्रोमिन टेस्ट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं या फिर इवेल्युएट करते हैं होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को इन द लेप्रोसी। तो इसको एक्चुअली यूज किया जाता है इन द क्लासिफिकेशन एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ द लेप्रोसी, राइट। तो ये हो गया है हमारा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में हम लोग देखते हैं ये जो हमारा H1 रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं इन द ह्यूमन इज मेड अप ऑफ। तो कितने अमीनो एसिड से ये मिलके बने वाले हैं? तो इसके लिए तो आप लोगों को डिटेल में क्लास करना पड़ेगा, मतलब या फिर डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे जो क्लासेस है उसमें जब पढ़ाया था रिगार्डिंग रिगार्डिंग द हिस्टामिन एंड द एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, तो उसमें डिटेल में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने कौन-सी चीज़ें डिस्कस की थी, वो शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हिस्टामाइन जो होते हैं, इसमें हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू। तो टिश्यू में जो अमाइन्स होते हैं, उनको बोला जाता है हिस्टामाइन। और नॉर्मल फिजियोलॉजी में हिस्टामाइन का रोल क्या होता है? हम लोग डायरेक्ट एंटी हिस्टामिनिक नहीं देखना है, पहले हिस्टामाइन का नॉर्मल रोल क्या होता है? तो फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्मूथ मसल, उसमें या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, इम्यून सिस्टम होता है, या फिर जो सेंट्रल नर्व फंक्शंस होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है हिस्टामाइन की। हिस्टामाइन का रिलीज़ कैसे होता है? तो ये हिस्टामाइन जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं एज़ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और वो भी किसमें? इन द मास्ट सेल, जो कि कपल दैट इज़
कपल्ड रहते हैं विद द हेपेरिन, और दूसरा होता है वो होता है इन द बेसोफिलिक ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें ये जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं विद द अकॉन्ड्राइटिन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मास्ट सेल में दीज आर कॉम्प्लेक्स विद द हेपेरिन, एंड बेसोफिलिक ग्रैन्युलोसाइट में कॉम्प्लेक्स विद द अकॉन्ड्राइटिन, राइट? तो इसका रिलीज कैसा होता है हिस्टामाइन का? तो हम लोग मास्ट सेल में अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो एंटीजन आएगा, फिर एंटीजन अटैच हो जाएगा आईजीई एंटीबॉडी ऑफ द मास्ट सेल। तो इसके वजह से ये जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम विच इज कॉल्ड एज द टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, राइट? एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, एंड दिस विल इसमें यहाँ पे फिर आ जाता है हमारा कन्वर्जन ऑफ द PIP2 टू द IP3, राइट? तो हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो IP3 होता है, इट विल ट्रिगर द कैल्शियम आयंस, एंड ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं, दिस विल इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ ग्रैन्युलर मेम्ब्रेन एंड देन इट विल कॉज द रिलीज ऑफ द कंटेंट, राइट? तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आया वाला है रिगार्डिंग द रिसेप्टर। तो अगर हम लोग दो टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, दिस इज द फ्रॉम द विल्सन एंड गिसवर्ल्ड, एंड दिस इज फ्रॉम द केडी त्रिपाठी। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ से टेबल लिए वाले हैं, दिस टेबल इज फ्रॉम द केडी त्रिपाठी। तो केडी त्रिपाठी में हम लोगों को तीन टाइप के रिसेप्टर दिए गए हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर एंड द H3 रिसेप्टर, ओके? और जो विल्सन एंड गिसवर्ल्ड है उसमें चार टाइप के रिसेप्टर है, H1, H2, H3 एंड द H4 रिसेप्टर। तो जो मोस्ट वाइडली एक्सप्रेस होते हैं वो होते हैं H1 एंड द H2 रिसेप्टर, ओके? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर रहते हैं ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में H1 रिसेप्टर होते हैं ऑफ द 487 अमीनो एसिड के, H2 में 359 अमीनो एसिड के, H3 में 445 अमीनो एसिड के, एंड H4 में 390 अमीनो एसिड के। मगर मत इसका मीनिंग हो गया कि अगर किसी ने विल्सन एंड गिब्स डिटेल में पढ़ी होगी, या फिर हम लोग हमारे क्लासेस या फिर हमारे नोट्स देखे होंगे, तो ये इजीली ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके लिए मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फार्माकोलॉजी में जिनको हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। तो वाइडली एक्सप्रेस हमारे रिसेप्टर कौन से हैं? तो H1 एंड द H2 रिसेप्टर ये वाइडली एक्सप्रेस रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए इनके अगर हम लोग एक्शन देखेंगे, H1 के एक्शन क्या है? तो ये कॉज करता है गट के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंकाई के स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेसल के स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। बट जो इंडोथेलियम होता है उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसका रिलैक्सेशन कॉज करता है। H2 रिसेप्टर के एक्शंस होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज कर देता है, कार्डियक एक्टिविटी मतलब जो हार्ट रेट होता है वो भी इंक्रीज करता है, और यूटेरस का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज करता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन पे हम लोगों को ये क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाता है। तो डायरेक्टली गिवन है, तो H1 रिसेप्टर प्रोटीन इन ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ द 487 अमीनो एसिड। तो अगर आप लोग चाहे तो पॉज करके यहाँ पे इसको डिटेल में भी आप लोग इसका डिस्कशन देख सकते हैं, राइट? ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन, द मर्मर्स आर generally heard in the disorders affecting the following, ओके? ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर वालों को भी आना चाहिए, बी फॉर्म वाले, ओके? तो ये जो मरमर वाला साउंड साउंड होता है वो किसका डिसऑर्डर है? तो मरमर वाला स्टार्टिंग में सब लोगों ने एचपी में वही बताते हैं कि वो होता है डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट वॉल का, राइट? तो उसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट वॉल में तो ये मरमर जो होता है वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है, जो कि कॉज होता है जो जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है उसकी वजह से वो साउंड आता है मरमर वाला। तो उसके कॉजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो एक स्टेनोसिस होता है, मतलब जो वॉल का स्टेनोसिस हो गया मतलब वॉल की नैरोइंग होगी, या फिर जो वॉल का हम लोग बोलते हैं रिगर्गिटेशन, दैट इज द लीकेज, मतलब थोड़ा सा बैक फ्लो हो जाना।
राइट? उसकी वजह से आता है, दैट इज़ द मरमर साउंड आता है। तो उसके लिए जो अफेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वॉल्स होते हैं। एक तो हो गए हमारे दैट इज़ मिट्रल वॉल, या फिर जो आर्टिक वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड या फिर पल्मोनरी, 4 टाइप के हैं हमारे। तो ये तो 2 हो गए हैं। ये हो गया एक पल्मोनरी, देन आर्टिक वॉल हो गया। दिस इज़ द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, अलग-अलग नाम से भी हम लोग उसको बुला सकते हैं। और ये हो गया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं। तो वॉल में प्रॉपर इम्प्रॉपर होने की वजह से ही वो आते हैं हमारे मरमर वाला साउंड। तो मरमर वाला साउंड वो एब्नॉर्मल हार्ट साउंड है, जो कि ब्लड के टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आ रहा है। मतलब ये मैकेनिकल जो डिसफंक्शन होता है उसके वजह से होता है। तो बाकी के ये जो नोड्स है वो इनकरेक्ट क्यों है? एसए नोड और एवी नोड का काम क्या होता है? कंडक्शन वाला काम होता है। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं ब्लड फ्लो के टर्बुलेंस को। ओके, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द हार्ट वॉल्स, राइट? अब हम लोग देखेंगे ये जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी ये वायरल डिसीज है, मेटाजोल डिसीज है, फंगल डिसीज है, या फिर बैक्टीरियल डिसीज है। एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा लेप्रेसी कौन सा टाइप का डिसीज है, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है, बस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े वाले हैं इसमें कौन सी चीजें देखी थी हम लोगों ने। लेप्रेसी जो होता है उसको बोला जाता है हंसन्स डिसीज। तो ये लेप्रेसी होता क्या है? ये क्रोनिक सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिसीज है, जो कि प्राइमरीली अफेक्ट करता है नर्व्स को, और सेकेंडरीली जो है वो अफेक्ट करता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज एंड द जो हमारे बोन्स होते हैं उसको ये अफेक्ट करता है। तो जो लेप्रेसी है वो एक्चुअली में जो होता है वो अफेक्ट करता है जो कूलर पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसको अफेक्ट करता है। इसकी वजह से स्किन आ गया, माउथ हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गई, पेरिफेरल नर्व्स हो गए, या फिर लिम्फ नोड्स हो गए, इनको भी ये अफेक्ट करता है। और किसके वजह से होता है? तो ये होता है पॉजिटिव एजेंट, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब एज नेम इंडिकेट, ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, देखो डायरेक्टली कभी क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, इसलिए लेप्रेसी आ गया तो हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में देख ही लेते हैं। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है वो एसिड फास्ट बैक्टीरियम होता है, और सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ये है कि ये कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं होता, राइट? तो और ये डॉर्मेंट रहता है विद इन द मैक्रोफेजेस, तो याद रखना है। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो हमारे बॉडी के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनमें उनमें डॉर्मेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे जो टिश्यू में जो अपीयरेंसेस होते हैं वो अपीयरेंस होता है एज द राउंडेड मास। मतलब ये इनका जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है तो वो या तो राउंडेड मास होता है, नहीं तो जो सिगरेट के पैकेट्स के जैसे वो दिखाई देता है, स्टैक्स ऑफ द सिगरेट के जैसा, राइट? ये हो गया पॉजिटिव एजेंट। अब अगर हम लोगों को टेक्निक्स चाहिए लेप्रोसी के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग, दैट इज द जिल निल्सन स्टेनिंग। दूसरा होता है which is this is called as the fight farraco staining, that is modified Zill Nielsen staining। तीसरा होता है वो होता है गैमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेनिंग। चौथा होता है मॉलिक्यूलर मेथड, फॉर एग्जांपल पीसीआर हो गया, और दैट इज आईजीएम एंटीबॉडीज टू द पीएलजी 1 एंटीजन। ओके, तो अगर हम लोग इसका ट्रांसमिशन देखेंगे तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, और साथ में जो मैटरनो फिटल ट्रांसमिशन भी होता है, और मिल्क के थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन होता है। दिस इज लेप्रेसी का। उसके लिए जो टेस्ट होती है, दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज लेप्रोमिन टेस्ट। इसके पहले के भी क्वेश्चन में आया था, इस क्वेश्चन में भी आने वाला है। तो लेप्रोमिन टेस्ट ये जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, तो वो टेस्ट होती है टू क्लासिफाई द लेप्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसमें होता क्या है, या दिया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ द लेप्रोमिन। लेप्रोमिन कौन सी चीज है? ये एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का। तो इसमें दो टाइप के रिएक्शंस को देखा जाएगा। एक कहलाता है फर्नांडिस रिएक्शन, जो कि आते हैं 40
विद इन 24 टू 48 आवर्स में ही आते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं उसको बोला जाता है इंड्यूरेटेड एरिया या फिर हार्डन्ड एरिया देखा जाता है। ओके, और जो मित्सुडा रिएक्शन होते हैं वो डेवलप होते हैं विद इन द 3 to 4 वीक्स में, जिसमें ग्रैन्युलोमेटस लेशंस आते हैं, राइट। तो अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो लेप्रोसी को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कहलाता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड दूसरा होता है वो कहलाता है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। तो और भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था लेकिन एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया उसका। सो लेप्रोसी इज बेसिकली द बैक्टीरियल डिसीज बिकॉज इसका पॉजिटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, राइट। ये हो गया हमारा लेप्रेसी वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है द अपेंडिकुलर स्केलेटन इन द एडल्ट, दिस इज कंसिस्ट ऑफ कितने बोन्स का कंसिस्ट होता है। तो हम लोग बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। नॉर्मल पूरे के पूरे जो बोन्स होते हैं दैट इज 206 बोन्स होते हैं, राइट। तो हम लोगों को सिर्फ क्या पूछा गया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, पूरा स्केलेटन नहीं। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है वो होता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन सी चीजें आती है, तो एक हो गया स्कल, दूसरा होता है ये वाला हमारा वर्टिबल कॉलम, और तीसरा होता है दिस इज द रिब केज। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल आते हैं 80 बोन, ये जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर जो दूसरा है जो हम लोगों को पूछा गया है वो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर मतलब जो अपेंडेजेस होते हैं और अपेंडेजेस जिसके साथ में अटैच है वो वाला, मतलब उसमें लिम्स एंड आते हैं गिर्डल्स। तो वो होते हैं टोटल 126 बोन, राइट। तो अगर हम लोग ब्रेकडाउन देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन का, तो जो अपर लिम्स होते हैं, तो अपर लिम्स का जो में होते हैं 60 बोन्स, लोअर लिम्स में भी 60 बोन्स। देखो बहुत सही बनाए वाले नेचर ने हम लोगों को, अपर लिम्स में 60 बोन्स, ओके, लोअर लिम्स में भी टोटल मिला के 60 बोन्स। जो पेक्टोरल गर्डल हो गया, राइट, ये पेक्टोरल हमारा जो गर्डल होते हैं उसमें होते हैं 4 बोन्स, और जो पेल्विक गर्डल हो गया उसके होते हैं 2 बोन्स। तो ऐसे टोटल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 बोन्स होते हैं। तो इसलिए दोनों को अगर मिला देंगे 126 प्लस 80 तो वो हो जाएंगे 206 बोन। तो लेकिन हम लोगों को हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द अपेंडिकुलर स्केलेटन इन द एडल्ट इज कंसिस्ट ऑफ, अपेंडिकुलर मतलब जो हमारे अपेंडिकुलर है, तो हम लोगों ने अभी अभी देखा है दैट इज द 126 बोन। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट